नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश बोर्ड के एग्जाम चालू हो चुके हैं और अब एग्जाम आ रहा है सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान के एग्जाम में आपके पूरे 75 में से 75 आए, इसलिए आज जो बोर्ड की वेबसाइट ने मॉडल पेपर जारी करा है वो मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान मॉडल पेपर है, डायरेक्ट किताब में से क्वेश्चन उठा करके पूछे हैं और कितना भी डिफिकल्ट बना लेता है बोर्ड, परंतु मेरे बच्चों ने बहुत 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 ज्यादा मेहनत करी है। इतनी मेहनत करी है कि उनको किताब में से कहीं से क्वेश्चन पूछ लो सारे क्वेश्चन आते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। चलिए इस आज जो ये मॉडल पेपर इसको डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर को। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, हाई स्कूल परीक्षा 2023, आदर्श प्रश्न पत्र, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10, पूर्णांक 75 मार्क्स। ठीक है, 75 अंक का है। कुल जो प्रश्न है वो 23 है और समय कितना मिलेगा बच्चों? समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। ठीक है, इस 3 घंटे में आपको पेपर पूरा हल करना है। अब देखिए कुछ निर्देश है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शंस अपन लोग देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस सभी बोर्डों में ऑलमोस्ट सेम से रहते हैं कि सारे प्रश्न करने हैं, इस पेन का इस्तेमाल करना है, इसका नहीं करना, परंतु जो डिफरेंस रहता है वो मार्किंग स्कीम का रहता है, तो वो देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तो सारे प्रश्न करने हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा जहां चॉइस हो वो प्रश्न छोड़ने हैं, एक ही करना है उनमें से। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ है, मतलब एमसीक्यू है, अभ्यासद है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक आवंटित है जिसका कुल अंक 30 होगा। ठीक है, देखिए 1 से 5 तक जैसे क्वेश्चन 1 जो है बच्चों उसमें एमसीक्यू आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन 2 में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन 3 में सत्य है सत्य, क्वेश्चन 4 में 1-1 मार्क्स वाले, क्वेश्चन 5 में मेज द फॉलोइंग, और सब में टोटल जो है 6-6 क्वेश्चन है। तो 5-6 30 और 30 का 30 मार्क्स का ये यहाँ पर हो जाएगा। 6 से 23 तक के वो हैं, उनके मार्क्स आपको दे रखे हैं। 6 से 17 2-2 अंकों के रहेंगे और 18 से 20 3-3 और 21 से 23 जो है वो 4-4 अंक और उनके मार्क्स आपको बता रखे, मतलब वर्ड जो लिमिट है वो बता रखी है। चलिए शुरू करते हैं पेपर को। पहला क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में, मेघालय में, सिक्किम में, उड़ीसा में। तो केरल में। ठीक है, कहां पर है? केरल में है बच्चों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। हीराकुंड परियोजना संबंधित है सतलज बेसिन, महानदी बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन। तो सही आंसर होगा बच्चों महानदी बेसिन। हीराकुंड किससे संबंधित है? महानदी से। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1788 में, 1789 में, 1791 में या 1790 में? तो सही आंसर होगा 1789 में। रोलेट एक्ट पारित हुआ कब हुआ बच्चों? 1919, 1920, 1921, 1922। तो सही आंसर है 1919 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर 1830 से 40 के दशक में प्रसिद्ध थे, लेखक के रूप में, कवि के रूप में, उद्यमी के रूप में या राजनेता के रूप में? तो द्वारकानाथ टैगोर जी किसके लिए फेमस थे? बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, उद्यमी के रूप में उनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है यूएनडीपी, यूएनसीएफ, डब्ल्यूएचओ या यूनेस्को? तो सही आंसर होगा बच्चों यूएनडीपी जारी करता है। तो ये हमारे जो एमसीक्यूज है अवश्य अध्ययन 6 वो कंप्लीट हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे ये इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश वाला हमें करना नहीं है, हमने हिंदी में अटेम्प्ट करना था, हिंदी में कर लिया है। और फिर आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में जानते हैं। सबसे पहले धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो धर्म निरपेक्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? धर्म निरपेक्ष। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले कहां पर थे बच्चों? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। औसत आय को क्या कहा जाता है? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। बेल्जियम में देश सरकार है। बेल्जियम में कैसी सरकार है? बेल्जियम में संघीय सरकार है। संघीय सरकार मतलब केंद्र में भी हो, राज्य में भी हो। प्रजातांत्रिक सरकार देश उत्तरदायी होती है। प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये लो भैया, अब आपके अवसदय भी जो है वो भी होगा। नहीं, अच्छा एक और बाकी है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के देश में हुई। कौन से देश में हुई बच्चों? इंग्लैंड में। कहां पर हुई? इंग्लैंड में बच्चों। चलिए यह हमारे रिक्त स्थान भी पूरे हो गए। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए एक एक शब्दों में, एक एक लाइनों में आपको आंसर देना है। भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है झूठ। ठीक है। सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? संचार। संचार तंत्र में, कम्युनिकेशन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम में बच्चों, बेल्जियम में। बेल्जियम में, और यहां पर आप ब्रैकेट में ब्रुसेल्स भी लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है ना।
ब्रुसेल्स पे लिख दीजिएगा। जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह देखो बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ जनमत संग्रह क्या होता है। जनमत संग्रह एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतदान है। क्या है? प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें किसी विषय पर जनता की स्वीकृति, मतलब वो हाँ कर रहे हैं, या अस्वीकृति पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये जनमत संग्रह कहलाता है। जमशेदपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह और इस्पात उद्योग के लिए। लौह और इस्पात उद्योग के लिए। वेद शासन क्या होता है? देखिए वेद शासन, वैसे यहां पर यह भी लिख सकते हैं, वेद शासन वही है जिसमें सरकार सबका प्रतिनिधित्व दे, वह भी वेद शासन है। और वेद शासन में इन्होंने जो इंग्लिश में लिखा है रूल ऑफ लॉ, देखिए रूल ऑफ लॉ में यह आ जाता है बच्चों कि देश में कानून चलेगा, ठीक है, और कानून सबके लिए क्या होगा? समान होगा। तो दोनों में से आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य की तरफ रुख करते हैं। पहला, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। मैं ट्रू लिख रहा हूं, ट्रू मतलब सत्य और फॉल्स मतलब असत्य है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैली थी। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। शिक्षक, वकील, पुलिस और डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। फॉल्स। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आजादी है। बिल्कुल सही बात है, ये होना भी जरूरी है। तो एक फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। अब चलिए सही जोड़ी बनाइए। चलिए जोड़ियों भी बना देते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। इसका नीचे वाला पोर्शन भी ले लेते हैं। हाँ, यहां से ऑयल इंडिया लिमिटेड, श्रीलंका की राजधानी, तुतीकोरन पतन, मछली पालन, बैंकों का बैंक और असहयोग आंदोलन। इधर है कोलंबो, तमिलनाडु, प्राथमिक क्षेत्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संयुक्त उद्योग 1920। देखिए पहले तो जो आपको आसानी से मिल जाए वो कर लो। श्रीलंका की राजधानी आप लोगों को पता है तो कोलंबो। अब यहाँ कोलंबो दे रखी तो कोलंबो के साथ ही चलना है, जितना मत की श्रीजर्धन पुरकोटी है। फिर दूसरा तुतीकोरन पतन तो पतन, और ये तमिलनाडु में है तो यहाँ पे तीसरा लिख देंगे हम लोग। फिर मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा तो ये 4th आ जाएगा। बैंकों का बैंक हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं तो ये 5वां आ जाएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920, या तो 1920 में लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक तो ये अपना ई वाला बचा है। ओके, तो अब ये जो ई बचा है वो फर्स्ट का हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये अपना जो कॉलम में मैच हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अपने जितने भी ये जो 30 मार्क्स थे वो 30 मार्क्स आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अब हम लोग सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनकी तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 6, संसाधन के प्रकार लिखिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए संसाधनों के प्रकार लिखने के लिए संसाधनों के प्रकार, अब इसमें आप एक जो चार्ट होता है वो चार्ट बना दीजिएगा। तो संसाधनों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होंगे बच्चों? जैव और अजैव। मेरे साथ लिखते जाइएगा जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। जैव और अजैव संसाधन। उसके बाद उत्पत्ति के आधार के बाद हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर कौन कौन से होंगे? नवीकरण और अनवीकरण, नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य। फिर उसके बाद तीसरा स्वामित्व के आधार पर, मतलब मालिक कौन होगा। तो मालिक के आधार पर हमने 4 पढ़े थे। कौन कौन से बच्चों? व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद सामुदायिक संसाधन, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर आता है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन से बच्चों? संभावी, उसके बाद विकसित, उसके बाद भंडार और लास्ट और फाइनल संचित कोश। तो
बस अब इन्होंने क्या बोला है, संसाधन के प्रकार लिखिए, उनको समझाने के लिए नहीं बोला है। 2 मार्क्स का है ये, इस प्रकार से पूरा अच्छे से ये चार्ट बना दीजिएगा। और अगर ज्यादा ही आपको कुछ लिखना हो तो इनके साथ इनके एक एक दो उदाहरण भी आप लिख दीजिएगा, आपका बहुत अच्छा माना जाएगा। बाकी ज्यादा डिटेल में मत जाएगा, डिटेल में क्वेश्चन ने नहीं पूछा है तो आपको भी नहीं जाना है। मृदा संसाधन क्या होता है, ठीक है, तो ये सोइल के बारे में पूछ रहा है। मृदा, सेल, देखिए अब अंडरलाइन किसको करना है, सेल, मलबा व जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है। ये मिक्सचर होता है, कहां पे पाया जाता है, पृथ्वी की सतह पे पाया जाता है, उसे मृदा कहते हैं। ओके, चलिए जलोढ़ मिट्टी क्या है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। अब इसमें ज्यादा हमसे बिल्कुल स्पेसिफिकली हमें नहीं पता कि क्या पूछा जाता है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो कुछ पढ़ा हम वो लिख देंगे। स्थान कहां पे पाई जाती है, मृदा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है, ठीक है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यहाँ पर पाई जाएगी। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा पर पाई जाएगी। तो डेल्टा वाला है, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। संपूर्ण उत्तरी मैदान है, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी का मेन अगर आप लिखना चाहें तो मृदा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है, इसको हम लोग जलोढ़ मृदा कह रहे हैं। जलोढ़ मृदा के और उपजाऊपन में देखो तो गन्ने, चावल, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। खनिज में देखो पोटास और फास्फोरस है, ठीक है। जलोढ़, अन्य महत्वपूर्ण बातें भांगड़ और खादड़ के बारे में, यहां तक अगर आप भांगड़ खादड़ तक जाएं तो भी इच्छा है और नहीं जाएं तो भी आपकी इच्छा है। पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़, कंकड़, ये महीन कण होंगे, इसके कम उपजाऊ होगी, ये ज्यादा उपजाऊ होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान बताइए। तो हमें संसाधन की प्लानिंग करना, रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है, तो उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, तो वो बताने। तो भारत में संसाधन नियोजन, प्रदेशों में संसाधनों की सबसे पहले पहचान करी जाएगी कि यहाँ पे इस प्रदेश में ये संसाधन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना है, तालिका बनानी है, पहले टेबल बनाई जाएगी, फिर उसका क्षेत्रीय सर्वेक्षण, एरिया वाइज उसका सर्वे करा जाएगा और गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाया जाएगा। गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटी वाइज और मात्रात्मक उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये करा जाएगा। उसके बाद होता है उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन जरूरी होता है। और संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना साथ साथ चलनी चाहिए। नोट में आप लिख दीजिएगा, संसाधन किसी प्रदेश के विकास में योगदान, प्रौद्योगिकी विकास, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभवों पर निर्भर करता है। झूम खेती क्या है, झूम कृषि, देखिए झूम खेती को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है बच्चों, जैसे कि स्लेश एंड बर्न फार्मिंग, एक आदिम प्रकार की कृषि, मतलब पुराने जमाने की कृषि, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, उसकी राख है वो मिल जाएगी तो मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं और फिर वहां खेती बाड़ी करके फिर वो लोग उसे छोड़ करके चले जाते हैं, फिर वहां पेड़ वेड़ उग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर काटते हैं, फिर जला देते हैं। इस प्रकार से चलता रहता है। आप इसमें चाहे तो अलग अलग जगह के कुछ 2-3 नाम लिख सकते हैं कि यहाँ पे झूम खेती को इस नाम से बोला जाता है, पर सवाल सिर्फ इतना सा है कि झूम खेती क्या है, तो हम उतना ही जवाब देंगे। रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम लिखिए। तो रबी की देखिए कुछ फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों रबी की है। खरीफ की कुछ फसलों में धान, मक्का, जवार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन है। इनमें से आप कोई से भी लिख सकते हैं। विनिर्माण क्या है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन आप देखिए बिल्कुल इजी से पूछे उसने। पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ठीक है। विनिर्माण डायरेक्ट मतलब आपका किताब अगर जिसने पढ़ी होगी बिल्कुल आसान से सवाल है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण वस्तु या निर्माण कहा जाता है, ठीक है। वस्तु निर्माण कहा जाता है, ये यहाँ पर या होगा, ठीक है ना। तो अब विनिर्माण की सीधी डेफिनेशन है, 2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं, जॉइंट इंडस्ट्री क्या होती है, ये उद्योग निजी फर्मों मतलब प्राइवेट कंपनी होती है वो और सरकारी एजेंसियां द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व और प्रबंधित किए जाते हैं। मतलब प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर के उनको चलाती है, दोनों ने कंट्रोल करती है और दोनों का ही उसमें शेयर्स होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त उद्योग कहते हैं। परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं, एक देश के विकास की गति वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए वस्तु तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल, जल और वायु। आप इसको यही नहीं छोड़ेंगे, आप यहाँ पे परिवहन के साधन, आप चाहे तो ये सब कुछ ना लिख करके सीधा आप एक चार्ट बना दीजिएगा परिवहन के साधन। अब परिवहन किस किस से हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, स्थल, जल और वायु। तो स्थल, जितना आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे आप फायदे में रहेंगे। स्थल में सबसे पहले सड़क, रेल, उसके अलावा पाइपलाइन। सड़क में आप चाहे ना तो वो जो 6 हमने पढ़े हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज वाला हो गया, राज्य राजमार्ग हो गया, जिला राजमार्ग हो गया, ठीक है, ये सब कुछ लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, ये हो गया। उसके बाद आप जल वाले में आ जाइए। जल में आंतरिक
आंतरिक वाला लिख लीजिए और समुद्री वाला लिख लीजिए। उसके बाद वायु में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वाला आप लिख दीजिएगा। ये पूरा एक चार्ट बना दीजिएगा, इससे आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जल परिवहन क्या है? पृथ्वी के जलीय भागों के माध्यम से होने वाला व्यक्ति और वस्तुओं का आवागमन जल परिवहन कहलाता है। तो देखो, जो पृथ्वी का जो भी जलीय भाग है जहां पर जल है, उसके माध्यम से व्यक्तियों को एक जगह से दूसरे स्थान पर और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना ही जल परिवहन कहलाता है। जल परिवहन, इसमें आप एक को लिखिएगा पॉइंट, आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन का अर्थ क्या होता है? जो देश के अंदर जल संसाधन है उनमें लोगों का, वस्तुओं का और सेवाओं का आवागमन करना क्या कहलाता है? आंतरिक कहलाता है। जैसे कि नदियों में आप देखें, नदियों के द्वारा हो गया, ठीक है, झील के द्वारा हो गया, इन सब के। और दूसरा होता है समुद्री रास्ते। समुद्री रास्ते से विदेशी व्यापार किया जाता है, वो आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। डिजिटल भारत क्या है? डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को, देखिए अंडरलाइन इसको करेगा, सरकारी विभागों को जनता से जोड़ना है। तो सरकारी विभाग जनता से जुड़े, ये डिजिटल इंडिया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये सुनिश्चित करना कि बिना कागज के आपको कागज इस्तेमाल नहीं करना था। सीधा सा इशू यहाँ पर है, पेपरलेस काम होना चाहिए। कोई भी काम पेपर के थ्रू ना हो, सब डिजिटली हो जाए, पेपर का यूज ही ना हो। बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। तो जितनी भी सरकारी सेवाएं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच जाए, इलेक्ट्रॉनिकली पहुंच जाए, उनको कागजों की आवश्यकता ना रहे। 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखे। 5 प्रमुख संचार साधन आप लिख सकते हैं बेटा। मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। मोबाइल है, टेलीविजन है, ओके। न्यूज़पेपर्स हो गए हमारे लिए, न्यूज़पेपर्स हो गए। इंटरनेट एक हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है, ठीक है। तो मोबाइल, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब संचार के साधन है। संचार जिससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती हो। डाक का लिख सकते हैं आप, पोस्ट का लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, तो ये भी हमारे लिए संचार का साधन है। जैविक युद्ध क्या है? जैविक युद्ध के एक कार्य के रूप में मनुष्य, जानवरों या पौधों को मारने के लिए बैक्टीरिया, वायरस या उनके विषाक्त पदार्थों जैसे रोग पैदा करने वाले जैविक एजेंटों का जानबूझकर उपयोग किया जाता है। देखिए, जैविक युद्ध क्या होता है बेटा? इसे बायोलॉजिकल वॉर कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इस प्रकार के कीटाणुओं को रखना और फिर उनसे कुछ इस प्रकार से लोगों को मारना, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इस्तेमाल हुआ था, और उसके बाद जब अमेरिका का वियतनाम से युद्ध चलता है 1970s के आसपास, उस समय में भी काफी इस प्रकार का इस्तेमाल करा गया है, ठीक है। मतलब कुछ बीमारियां फैला देना, कुछ कीटाणु छोड़ देना, तो वो बायोलॉजिकल वॉर कहलाती है। निषेधाधिकार क्या है? वीटो पावर क्या है? वीटो पावर जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, निषेध प्लस अधिकार। देखो, निषेध प्लस अधिकार, निषेध प्लस अधिकार। निषेध मतलब मना करना, मतलब सीधा सा अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें तो मना करने का अधिकार। तो वीटो क्या कहलाता है? मना करने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में वीटो पावर पाए हुए सभी देश एकमत हो, पर कोई एक देश प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, तो वह अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को नकार सकता है। तो नकार देना, मना कर देना ही वीटो पावर है। जैसा मैं आपको उदाहरण देता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है, वहां पे 5 देशों के पास वीटो पावर है, निषेधाधिकार शक्ति है, जिसमें अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। इन 5 के पास है। अगर जैसे मान लीजिए 4 देशों ने किसी पक्ष में कह दिया हाँ ये काम होने दो, परंतु एक देश बोल दे नहीं ये काम नहीं होगा, उसने मैं अपने वीटो का इस्तेमाल करता हूं, वीटो का इस्तेमाल करता है, चाहे कितने ही पक्ष में हो, कितने ही विपक्ष में हो, अब वो विपक्ष में चला गया तो मतलब वो काम नहीं होगा। ये निषेधाधिकार कहलाता है। स्पेनिंग जेनी क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्पेनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारे तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। देखिए बच्चों, आपके इस मॉडल पेपर में मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो आपके स्पेशली हिस्ट्री में जो साइड में बॉक्सेस में दिए हुए ना, उन बॉक्सेस से काफी क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, साइडों के जो बॉक्स है उनके क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। जो बॉक्स में दिया हुआ है, जो कुछ भी जैसे स्पेनिंग जेनी के बारे में हो गया या और कुछ हो, वो आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। औद्योगिकरण उत्पादन क्या होता है? देखिए, औद्योगिकरण उत्पादन का अर्थ में आप जब आप लिखेंगे तो उसमें ये लिख दीजिएगा, वह उत्पादन जो उद्योगों में हुआ हो, उद्योगों में हुआ हो एवं बड़े स्तर पर
बड़े स्तर पर बेचने के लिए किया गया हो, बड़े स्तर पर बेचने के लिए किया गया हो, ऐसे उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिकरण उत्पादन कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन कहते हैं। गुटेनबर्ग कौन था? देखिए, गुटेनबर्ग जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग में कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में उन्होंने जन्म लिया और वो बचपन से तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित था। और गुटेनबर्ग कौन है? गुटेनबर्ग के बारे में आप एक पॉइंट यहाँ पे ये और लिखेंगे कि गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। क्या बनाई थी? प्रिंटिंग प्रेस है उसको बनाई थी। और गुटेनबर्ग ने सबसे पहली जो किताब छापी थी वो कौन सी छापी थी बच्चों? बाइबल छापी थी। सबसे पहली जो किताब छापी थी वो कौन सी छापी थी? बाइबल छापी थी। देखिए, मैं ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ अब यहाँ पे क्योंकि 2-2 मार्क्स के, तो 2-2 मार्क्स में आपको ज्यादा नहीं लिखना है। पंचांग क्या है? चांद सूरज की गति। देखिए, अब ये फिर से बॉक्स में से पूछा, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देता वार्षिक प्रकाशन, जो पूरे साल में एक बार ही प्रकाशित होता था। जो चांद की सूरज की गति, इनकी स्पीड क्या है, ज्वार भाटा का समय और लोगों के जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, उससे जुड़ी कई अहम जानकारी देने का काम ये करता था। गैली व कंपोजिटर क्या है? ये भी डायरेक्ट बॉक्सेस में से पूछा गया है। कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति, तो छपाई के लिए जो भी वर्ड्स होंगे उनको तैयार करने वाला व्यक्ति। और गैली धातु फ्रेम, एक धातु की फ्रेम है, एक मतलब आप कह सकते हैं कि मेटल की फ्रेम है जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। वर्नाकुलर क्या है? देखिए, वर्नाकुलर जो शब्द है वो जनरली स्थानीय, लोकल के लिए यूज होता है। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि वर्नाकुलर जो शब्द है वो स्थानीय के लिए प्रयोग होता है, स्थानीय के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि स्थानीय भाषा, एग्जांपल में स्थानीय भाषा, ठीक है। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, आप लोगों को याद होगा, तो स्थानीय भाषा, लोकल जो भाषा है वहां की, उस पर रोक लगाने के लिए। तो इसमें जनरली आप लिखेंगे वर्नाकुलर का अर्थ होता है स्थानीय, लोकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्थानीय भाषा। द्वितीय क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा द्वितीय क्षेत्र और फिर ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन पेपर है, सच कह रहा हूं मैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के 2-2 उदाहरण दीजिए। अब बताइए, अब ऐसे क्वेश्चंस मुझे कराने की आवश्यकता आप लोगों को। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के 2-2 उदाहरण। तो भाई प्राथमिक में जैसे अगर मैं उदाहरण लिखूं, एक आप कृषि का उदाहरण लिख दीजिए, कृषि के अलावा दूसरा आप उदाहरण मछली पालन का लिख दीजिए, ये इसमें आ जाएगा। द्वितीय में अगर हम बात करें तो उद्योगों का उद्योग आ जाएंगे, ठीक है, उद्योग इसमें आ जाएंगे और खनन का जो कार्य है वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तृतीय में आप परिवहन लिख दीजिए, बैंकिंग सेवाएं लिख दीजिए, शिक्षक लिख दीजिए, परिवहन, बैंकिंग सेवाएं, ठीक है, ओके। तो कृषि, मछली पालन, उद्योग, खनन। देखिए, खनन जैसे हम जब कहते हैं ना खनिज का, तो जो खनन है वो प्राकृतिक हम लोग निकाल रहे हैं तो उसको प्राइमरी में भी लेते हैं, पर जो खनिज हम कर रहे हैं, जो खनन कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि उसको फिर चेंज करना। तो मतलब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो खनिज वाले उद्योग है, जनरली इसमें उद्योग आ जाएंगे सारे के सारे, ओके। आयात निर्यात क्या होता है? आयात वस्तु आदि के देश के बाहर से मंगवाए, देश के बाहर से मंगवाए जाने वाली जो स्थिति होती है उसे आयात कहा जाता है। वस्तु एवं सेवाओं को किसी देश से दूसरे देशों में भेजना निर्यात या एक्सपोर्ट कहलाता है। जब हम हमारे देश से बाहर भेजेंगे तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाएगा और हम बाहर से मंगवाएंगे तो उसे आयात कहा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण ले लीजिएगा, कुछ भी एक उदाहरण ले लीजिएगा, जैसे भारत ने उस देश से कुछ मंगवाया तो वो आयात है और भारत ने उस देश को ये कुछ बेचा तो उसे निर्यात है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन भाई, अभी तक 2-2 के थे, अब थोड़ा सा आंसर बढ़ाना पड़ेगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण लागू के अनेक प्रावधान करे गए। अब कौन कौन से प्रावधान है? सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित करी गई, जितना भी है रक्षित सूचियां उनकी जारी करी गई। इसके तहत संकटग्रस्त जातियों को बचाया गया, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। वन्य जीव आवासों का कानूनी संरक्षण, जितने वन्य जीव का आवास है जहाँ पे रहते हैं जानवर, उनके घरों को बचाया गया। व्यापार पर रोक लगाई गई, इस प्रकार के प्रबंध करे गए। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। तो केंद्र सरकार ने कई ऐसी परियोजनाएं, कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जिसमें जितने भी गंभीर खतरे में जितने भी पशु प्राणी थे उनको बचाना उनका मुख्य उद्देश्य था। इन प्राणियों में कौन कौन है? बाघ है, एक सींग वाला गेंडा है, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ है, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है।
इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवान और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। आजकल संरक्षण परियोजनाओं में जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण योजनाओं में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि ये सब कुछ डिटेल में हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में मॉडल पेपर कराने का जो मेन उद्देश्य होता है ये होता है कि एक तो आपको आंसर में मेन पॉइंट्स क्या लिखने हैं वो पता चल जाए, और एक जैसे कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना, ये सब कुछ आपको पता हो। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई है। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकारों को समझाइए। देखिए अब इसमें वर्गों में जो जंगलों की बात कर लेते हैं। पहले आरक्षित वन, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा करी जाती है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वह अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन है जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश बोर्ड का पेपर है तो यहाँ से भी एक कोई MCQ में उसमें सवाल बन सकता है। इसके अतिरिक्त कहाँ है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में भी और गुजरात में अधिकतर वन अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। मुद्रा क्या है, इसके कार्यों को समझाइए। देखिए मुद्रा क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मुद्रा लिख दीजिएगा और मुद्रा को समझा दीजिएगा। सामान्य स्वीकृत प्राप्त विधि ग्रह, तो विधि ग्रह को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, मतलब लीगल टेंडर हो, सरकार के द्वारा जारी होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रचलित विनिमय के माध्यम हो, विनिमय का माध्यम हो। मूल्य का सामान्य मापक, वस्तु के विनिमय के माध्यम का मतलब है हम सब उसको एक्सेप्ट करते हो। मूल्य के सामान्य मापक मतलब हम उसको किसी के साथ मेजर कर सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ पेन 5 रुपए का है, ये शर्ट 100 रुपए की, इस प्रकार से। और वस्तु ऋण के भुगतान, हम ऋण का भुगतान कर सकते हो, ये सारी सुविधा उसमें होनी चाहिए। अब उसके कार्य क्या है, कार्य ज्यादा एक्सप्लेन ना करें, 3 मार्क्स का, अगर आप इनमें से कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। एक होता है विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम का अगला जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेंगे। मूल्य का मापक मतलब एक वैल्यू डिसाइड कर सके। देखिए पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो उसमें हम लोग क्या है, मूल्य डिसाइड नहीं कर पाते थे कि भैया मुझे एक जूते की जोड़ी दे दो, मैं तुम्हें कितने कपड़े दूं, डिसाइड नहीं था वैल्यू। पर अब आज हर चीज की वैल्यू डिसाइड है। घड़ी खरीदनी है 500 की है, शर्ट खरीदनी है 200 की है, एक पेन खरीदना है 5 रुपए का है, एक रजिस्टर खरीदना है 70 रुपए का, हर चीज की वैल्यू डिसाइड है। विलंबित भुगतानों का मान, अब देखो अब तो क्या होता है, जैसे हर काम जो होता है वो उधार पर होता है और हम कुछ समय बाद चुकाते हैं, तो क्यों ये मुद्रा के कारण नहीं हो पाया। मूल्य का संचय, हम मूल्य को, जैसे आज मैं 2000 का नोट अपने पास रखूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 5 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगा। वो बात अलग है कि सरकार हटा दे या लीगल टेंडर से बाहर हो जाए तो बात अलग है, बाकी उसकी वैल्यू तो ऐसे कम नहीं होगी। 2000 था तो भाई वो अब सिर्फ 1800 उसकी वैल्यू नहीं, हम उसको संचय करके रख सकते हैं। क्रय शक्ति का हस्तांतरण मतलब हम परचेजिंग पावर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मैं आपको पैसे दे दूं तो वो पावर किसके पास आ गई, अब किसी चीज को खरीदने की आपके पास आ गई। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, समझाइए। विनिमय के माध्यम में क्यों है, वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा से अपनी जरूरत और अन्य वस्तुएं खरीदी जाती हैं। मुद्रा विधि ग्रह होती है, इस कारण भी इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती, इसलिए भी ये विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे इसलिए विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा, 3 मार्क्स का है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। संघवाद क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच जब बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। अब उसकी विशेषताएं क्या क्या है, आ जाओ। यहां सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों पर होती है। उसके अलावा विभिन्न स्तरों की जो सरकार है उनका अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है कि केंद्र सरकार को क्या करना है और राज्य सरकार को क्या करना है, और उनके अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी कौन लेता है, संविधान लेता है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
संविधान के मौलिक प्रावधान को, जो भी संविधान का मौलिक प्रावधान होगा उसको एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती, अकेले एक स्तर की सरकार नहीं बदलेगी, दोनों की परमिशन जरूरी होगी। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए दोनों के लिए पास राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारियों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। ओके, ये सारे इसकी विशेषता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आपका क्या आशय है? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हमने विकेंद्रीकरण की डेफिनेशन लिख दी। तो देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इतना सा ना लिखेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। और बढ़ाने में हम क्या लिखेंगे, इसमें जैसे एक तो मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पूरा एक चार्ट बनवाया था। चार्ट क्या बनवाया था, जैसे कि ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था और शहरी स्थानीय व्यवस्था। ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था में नीचे आकर के आप इस प्रकार से पंचायती राज, ओके, और इधर तो आपको फिर 3 अभी लिखवा देता हूं। पंचायती राज में भी आप 3 लेवल लिख सकते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत लिख दिया आपने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये आपने लिख दिया। इधर आप लिख दीजिएगा नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। ये आप लिख दीजिएगा। इसके अलावा आप विकेंद्रीकरण के जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा 3 मार्क्स का है तो हमें 2-3 पॉइंट्स तो इसमें चाहिए होंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है कि जो स्थानीय स्तर पर है वही समस्या वही निपटारा हो जाएगा, लोगों के पास ज्यादा शक्ति जाएगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। भारत के मानचित्र में कोयला उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाइए, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन क्षेत्र। अब देखिए इसके साथ जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखने के लिए थ्योरेटिकल है, तो आपके पास चॉइस होगी, ये करना चाहे तो ये और नहीं तो वो वाला तो वो। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ कोयला क्षेत्र। देखिए वैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे देखिए ये यहाँ पर रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है, ये जितने भी है आपको ट्रायंगल शेप में जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कोयला क्षेत्र हैं। आप इनको दर्शाना चाहे तो दर्शा दें, सारे भी नहीं तो 4-5 जो भी आपको मेन याद हो वो आप दर्शा दें, और नहीं तो मैं सीधा सा आपको कहूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। तो ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों है जानते हैं। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ऊर्जा जो है एक आधारभूत आवश्यकता है, बेसिक जरूरत है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, वाणिज्य हो, घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है, तो उसमें ऊर्जा का निवेश होना जरूरी होता है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व में अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। मतलब हमें सावधानी से क्या करना होगा, जितनी भी हमारी ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करना होगा, और ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है जो नवीकरणीय हो, जो बनते से सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये सब। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, समझाइए। चलिए देखिए मैं इसमें आपको, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको और भी स्टार्टिंग से लिखना चाहे तो देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले इरविन को पत्र लिखा जाता है 31 जनवरी 1930 को। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इरविन को पत्र लिखा गया, और किसने लिखा पत्र, महात्मा गांधी जी ने पत्र लिखा। और पत्र में क्या है, 11 मांगे रखी गई है। सबसे जो मुख्य मांग है वो क्या है, नमक कर की समाप्ति, जो नमक पर जो कर लगाया जाता है उसकी क्या कर दी जाए, समाप्ति कर दी जाए। और कब तक का समय दिया गया है, 11 मार्च तक का समय दिया गया। इस फ्लो चार्ट से बल्कि और भी अच्छा लगेगा, 11 मार्च तक का समय दिया गया है, और कहा कि अगर 11 मार्च तक लॉर्ड इरविन नहीं मानते हैं तो गांधी जी क्या शुरू कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। और 11 मार्च को वो नहीं माने, इसलिए 12 मार्च को क्या शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई, दांडी यात्रा से हुई। तो दांडी यात्रा 12 मार्च से कब तक, 6 अप्रैल तक। 12 मार्च को चलना शुरू हुए, साबरमती से शुरुआत हुई, और कहां, दांडी, गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है, वहां तक पहुंचे।
240 किलोमीटर चलते हैं गांधी जी और उनके साथी, ठीक है, और 5 अप्रैल को वहां पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाना शुरू कर देते हैं और यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और पूरे देश में गुस्सा आक्रोश फैल जाता है और फिर फाइनली इरविन को झुकना पड़ता है और इरविन गांधी जी के साथ समझौते पर आ जाते हैं और गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इसमें इरविन गांधी जी को ये कहते हैं कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आए और गांधी जी ये डिमांड करते हैं कि जितने भी लोगों को आपने अरेस्ट कर रखा उन सबको आप छोड़ दें। फिर दिसंबर 1931 में फिर से गोलमेज होता है परंतु बापू वहां से निराश होकर के आ जाते हैं और 1934 में फिर जो आंदोलन है ये खत्म हो जाता है। एक बार तो यही खत्म हो गया था, फिर वापस 32 में चलेगा, फिर वो 34 में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। साइमन कमीशन क्या है? चलिए साइमन कमीशन के बारे में लिखवा देता हूं मैं आपको। साइमन कमीशन की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखेगा, साइमन कमीशन जो है, ये साइमन कमीशन में या इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हिंदी में लीजिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। कब आया? गठन इसका 1927 में हो गया था पर भारत कब आया है? 1927 में, 1928 में भारत आया, ठीक है। साइमन कमीशन कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप इसमें ये लिखिएगा, क्यों साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया? संवैधानिक सुधारों के लिए, ठीक है, संवैधानिक सुधारों के लिए। संविधान जो है यहाँ पे जो भी कानून प्रक्रिया चल रही है उसके लिए, उसको सुधार करने के लिए, या 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को देखने के लिए कि भारतीय शासन अधिनियम जो आया था वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। भारतीय अधिनियम, ठीक है, तो 1919 भारतीय शासन अधिनियम। अब देखिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, उसमें 7 सदस्य थे। संवैधानिक सुधार 1919 के भारतीय शासन अधिनियम पर चर्चा करने के लिए या वो सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा उस पर बात करने के लिए ये भेजा गया। वैसे देखिए इसमें ये कहा गया था 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में कि 10 साल के बाद एक ऐसा वैधानिक आयोग हम लोग बनाएंगे जो उसकी जांच पड़ताल करेगा, परंतु 10 साल का मतलब 1929 पर वो 1-2 साल पहले ही आ गया ये। अब यहाँ पे फिर भारतीयों ने इसका विरोध क्यों करा वो देखिए। भारतीयों ने विरोध करने का पहला तो ये कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कोई भी इसमें भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए विरोध करना शुरू हो गया। और विरोध किस प्रकार से हुआ? गो बैक साइमन गो बैक। कैसा विरोध हुआ? गो बैक साइमन गो बैक। और इसमें कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सभी ने क्या है इसमें हिस्सेदारी ली और साइमन को वापस भेजने के लिए काम करना शुरू करा। परंतु वहां पे जब लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे तो लॉर्ड इरविन ने इस गुस्से को शांत करने के लिए क्या करा? डोमिनियन स्टेटस की बात कही। क्या कही बच्चों? डोमिनियन स्टेटस। किताब में डोमिनियन स्टेटस ही लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में भी। तो डोमिनियन स्टेटस की बात कही और डोमिनियन स्टेटस में जवाहरलाल नेहरू जो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हैं वो तैयार नहीं थे, इसलिए फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग हुई। आप पूर्ण स्वराज तक लिख दीजिएगा, आप काफी हैं। और अगर पूर्ण स्वराज तक भी नहीं जाना चाहते तो मत जाइएगा, डोमिनियन स्टेटस तक की बात लिख दीजिएगा। साइमन कमीशन क्या है आपको समझा दिया जाएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाइए। देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, इसमें सबसे पहले 1-2 बातें मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद लोकतंत्र राजनीतिक दलों के जो भी कार्य हैं वो कार्य आप लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। कार्य जैसे कि उनका चुनाव लड़ना उनका कार्य है, ठीक है, लोगों के लिए नीतियां बनाना उनके लिए कार्य है, देश के लिए कानून बनाना, विरोधी दल की भूमिका निभाना, जो कल्याण के कार्यक्रम है वो लोगों तक पहुंचाना, ये सब कुछ। पर उसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, ये पहले सबसे पहले ये लाइन लिखिएगा और उसके बाद इसमें लिखना शुरू करिएगा। जैसा अगर मैं कहूं इसमें एक तो अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे, अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो स्थायी सरकार नहीं बन पाएगी। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो एक स्थायी सरकार नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो अगर स्थायी सरकार का मतलब होता है जो एक 5 साल तक शासन कर सके, वो नहीं बन पाएगी। इसके अलावा, ठीक है, देश के लिए निर्णय लेने में कठिनाई, देश के लिए निर्णय लेने में कठिनाई, क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, जब कोई भी राजनीतिक दल नहीं है तो अब राजनीतिक दलों से तो हम जैसे अभी क्या सिस्टम है, जैसे 545 सीटें लोकसभा में है तो जो उसके 50% से ज्यादा के कैंडिडेट जिस भी पार्टी की जीत जाएगी वो सरकार बना लेगी और फिर वो 5 साल के लिए चलती है। परंतु अब क्या है, सब अलग अलग खड़े होंगे तो फिर कोई देश के लिए नहीं, सब अपने अपने एरिया के लिए सोचेंगे और वहीं का डेवलपमेंट करने के लिए सोचेंगे। फिर देश के लिए जो बड़े निर्णय है कि उस देश के साथ हमारे कैसे रिश्ते रहने चाहिए, हमें कहाँ से कितना आयात निर्यात करना चाहिए, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाएगा। स्थायी सरकार नहीं बन पाएगी, देश के लिए निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा।
और इसमें आप एग्जाम्पल में जो है पंचायत वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पंचायतों में ऐसा ही हो रहा है, तो परंतु फिर भी वहां पे भी क्या है, गुट बन जाते हैं। और उसके अलावा जो भी राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं वो कार्य बच्चों आप लिख दीजिएगा, फंक्शन जो है उनके वो बता दीजिएगा, वो उनकी भूमिका को दर्शाएगा, 4 मार्क्स का है, ज्यादा कार्यों को एक्सप्लेन मत करिएगा। क्षेत्रीय दल व राजनीतिक दलों के बीच क्या अंतर है समझाइए। देखिए यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है बेटा, क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दलों के बीच, राजनीतिक नहीं है, राष्ट्रीय दल होना चाहिए बेटा। सबसे पहले तो पर हम एक बता देते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने या सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। तो राजनीतिक दल क्या है, चुनाव लड़ने, ठीक है, एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ करके सरकार बनाना चाहता है। उसके लिए हम बिल्कुल हमें समझना होगा, हमें बिल्कुल क्या करना होगा, क्लियर हम लोगों को करना होगा, ठीक है, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के। अब देखिए, अब राजनीतिक दल तो समझा दिया, पर ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल पूछा है, वो राजनीतिक दल वहां पे गलत है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय दल बात होती है रीजनल पार्टीज और राष्ट्रीय दल, ठीक है, राष्ट्रीय दल बड़ी पार्टी जो होती है। इन दोनों के बीच के अंतर आपको समझाना। अब अंतर में आपको कुछ स्पेसिफाई अंतर लिखवा देता हूं, वो आप देखिए। सबसे पहली बात तो देखिए, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल। क्षेत्रीय दल का आप कह सकते हैं कि इनकी जो विचारधारा है वो किसी एक विशेष क्षेत्र में फैली हुई रहती है, ठीक है, इनकी विचारधारा किसी विशेष एक क्षेत्र में फैली रहती है, ये पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में इनका संगठन फैला हुआ होता है, ठीक है, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो इनके पूरे देश में होते हैं। दूसरा, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें क्षेत्रीय दल की मान्यता लेनी होती है, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग से क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त करनी होती है। देखिए, ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल जो है, हम हमारे आम भाषा में कहते हैं कि पूरे देश में फैले हुए तो राष्ट्रीय दल, और जो पूरे देश में ना फैले हुए एक राज्य में फैले हुए तो वो क्षेत्रीय दल। ऐसा नहीं होता, ये एक आम परिभाषा है, ठीक है, परंतु जो मेन डेफिनेशन होती है वो भारतीय निर्वाचन आयोग तय करता है, और उसका मैंने आप लोगों को पूरा समझा रखा है। क्षेत्रीय दल के लिए भी कुछ स्थितियां हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है, 5 कंडीशंस हैं, जिन 5 कंडीशन में से एक को फुलफिल करने पे वो पार्टी क्षेत्रीय दल बन जाती है। और दूसरा, राष्ट्रीय दल के लिए भी भारतीय निर्वाचन आयोग ने कुछ कंडीशंस तय कर रखी है, 3 कंडीशंस में से जो भी फुलफिल कर देंगे वो पार्टी एक राष्ट्रीय दल बन जाएगी। आज मौजूदा समय में भारत में 9 राष्ट्रीय दल है, और अगर सबसे लेटेस्ट अगर कोई राष्ट्रीय दल है तो वो आम आदमी पार्टी है, जो अभी ही कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय दल के रूप में बनी है। तो कुछ क्षेत्र में होंगे, ये पूरे देश में होंगे, ठीक है, इनका क्षेत्रीय दल के लिए मान्यता लेनी पड़ेगी भारतीय निर्वाचन आयोग से। उसके लिए 5 में से किसी एक जो कंडीशन उसको फुलफिल करना होगा, और यहाँ पे 3 में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा। यहाँ पे काफी क्षेत्रीय दल हैं, आप नाम लिख सकते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, उसका नाम लिख दीजिएगा। राष्ट्रीय दल में आप भाजपा का लिख दीजिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का लिख दीजिए, आम आदमी पार्टी का लिख दीजिए, बहुजन समाज पार्टी का लिख दीजिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी का लिख दीजिए, किसी में से भी का लिख दीजिए। ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच में अंतर आ जाएगा। और बाकी दोनों के कार्य मुख्यतः, इसमें कार्य में आप ये लिख सकते हैं कि मुख्यतः अपने क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये पूरे देश के जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। इसमें आप एक बात और लिख सकते हैं कि इनका मुख्य एजेंडा स्थानीय एजेंडा होता है। मुख्य एजेंडा, जैसे मैं अगर बात करूं, जो साउथ की जो पार्टियां हैं उनका मुख्य जो मुद्दा रहता है वो हमेशा भाषा को लेकर के रहता है, तो वो लोकल जो मुद्दे वहां के उठाते हैं। और जो पूरी नेशनल लेवल पार्टी होती है वो पूरे देश के हिसाब से मुद्दा उठाती है कि हाँ भैया ये मुद्दा बड़ा है, ये पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, इसलिए इस बार इस चुनाव में हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए। तो ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में अंतर होता है। तो यहाँ पर आपका जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। मॉडल पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तो यहाँ पे आज मॉडल पेपर कंप्लीट। मेरे सभी मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चों को बहुत 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 वाला ऑल द बेस्ट। आप बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं ईश्वर से मनोकामना करता हूँ कि आपका सामाजिक का पेपर पूरा बेहतर में से बेहतर हो और पूरे 75 में से 75 आए। बिल्कुल भी घबराए ना पेपर में, और पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आते हैं सबसे पहले कर लीजिएगा। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करिएगा, हाई पॉइंट्स में आंसर लिखिएगा, मेन वर्ड अंडरलाइन होने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए। हाईलाइट का मतलब है आप ब्लैक पेन से लिखे या पेंसिल से उनको अंडरलाइन कर दे। और जो क्वेश्चन ऐसा लगे यार मुझे इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, बस इतना देखना कि कौन से चैप्टर से है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी चीज लिखना, थोड़ा बहुत लिखना बच्चों, छोड़ना मत। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। कुछ ना होने से कुछ अच्छा होता है। ओके बच्चों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।